हाँ, हमारा कंपनी लॉ चल रहा है। कंपनी लॉ के अंदर हमने अपना इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और क्या होता है कंपनी लॉ, भाई कंपनी क्या होती है, फीचर क्या होते हैं कंपनी के, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होती है कंपनी की। और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होएगा, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को रिमूव करना, डायरेक्टर को हटाना, इसको बोलते हैं डायरेक्टर को उसकी पोस्ट से हटाना। डायरेक्टर को उसकी पोस्ट से हटाना, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कंपनी ओआर पास करके, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। मैंने आपको रेजोल्यूशन बताया था, तीन तरह के रेजोल्यूशन होते हैं। रेजोल्यूशन जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। अगर शेयर होल्डर की मैं बात करूं, शेयर होल्डर के रेजोल्यूशन जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, एक होता है यूनानिमस रेजोल्यूशन। समझ आ गई? अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। मान लो अगर आपके वोट, अगर कोई मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर अगर जो लोग एग्री हैं, अगर वोट इन फेवर, वोट जो है इन फेवर 50% से ज्यादा है, उसको बोला जाता है ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, अगर वोट इन फेवर 75% या उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, उसको बोला जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर वोट इन फेवर 100% है, अगर वोट इन फेवर 100% हो तो उसे बोला जाता है यूनानिमस रेजोल्यूशन, यूआर। समझ आ गई? तीनों रेजोल्यूशन का समझ आ गया। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब बोलेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं, और यूनानिमस रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे बात कर रहा है कि किसी भी डायरेक्टर को हटाने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब जो एग्री होने चाहिए मेंबर, वो कौन होने चाहिए, ओआर पास करेंगे। ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, 50% से ज्यादा शेयर होल्डर की आपको अप्रूवल चाहिए। कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव अ डायरेक्टर नॉट बीइंग अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द एनसीएलटी। मतलब जो रिमूव किसको किया जा सकता है, रिमूव यहाँ पे लिखो, सभी डायरेक्टर्स को, सभी डायरेक्टर्स को रिमूव किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, सिर्फ सभी डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है, सिर्फ उस डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जा सकता, सिर्फ उस डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जा सकता, जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है। इसको कोर्ट मतलब यहाँ पे एनसीएलटी, जिसको एनसीएलटी ने अपॉइंट किया है, उसको क्या नहीं किया जा सकता, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। ऐसा डायरेक्टर
सभी डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है, और उस डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बताओगे? डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे। जिस डायरेक्टर को कोर्ट ने, कोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो जिस भी डायरेक्टर को एनसीएलटी ने अपॉइंट किया है उस डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जा सकता, बाकी सभी डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है। अब डायरेक्टर को रिमूव कब कर सकते हो? अब क्वेश्चन आता है कब एक डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है। उसकी जो पीरियड है, मान लो किसी डायरेक्टर को 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, उसके 3 साल कंप्लीट होने से पहले अगर उसको ऑफिस से आप निकाल देते हो, उसको बोला जाता है डायरेक्टर को रिमूव करना। ए कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव अ डायरेक्टर not being a director appointed by the National Company Law Tribunal before the expiry of the period of his office after giving him a reasonable opportunity of being a। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। दूसरा, दो दो देखो, कई काफी तरह के डायरेक्टर होते हैं, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, काफी तरह के डायरेक्टर होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसमें लिखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्टर होता है जिस होता है जिसका कंपनी में एक्टिव रोल रहता है, उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते हैं, जिसका कंपनी में एक्टिव रोल रहता है। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्टर होता है जो एक्टिव रोल नहीं रखता कंपनी के अंदर। जो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं इनको बोला जाता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसको रिमूव करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, उसको रिमूव करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हो उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। अगर आप किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ, अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं तो कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर आप किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। लेकिन किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करने से पहले, यहाँ पे लिखो, किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाए। किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करने से पहले किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। भाई, किस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड को बोला जाता है सुनवाई का मौका देना, उसकी बात सुनी जाएगी। किसी को निकालने से पहले उसकी बात सुनी जाएगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड को बोला जाता है सुनवाई का मौका देना, सुनवाई का मौका देना।
क्लियर हो गया यहाँ पे? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सलोनी, प्रिया, प्रिया जो बोला समझ आया? या सलोनी क्लियर है? प्रिया नहीं है सर। ओके। यस सर, बट वो लिखना रह गया है मेरा। हाँ, कहाँ से लिखना रह गया बताओ मुझे। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, बीइंग हेड, वहां से। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी हाँ, ऑफ बीइंग हर्ड। बीइंग हेड की तो ये कहता है उसके आगे हाँ, किसी भी डायरेक्टर को, किसी भी डायरेक्टर को, अब यशु रिमूव और करने से पहले। हाँ मैं बता देता हूँ, यशु और अंशु वो अब क्लासेस नहीं लेंगे क्योंकि उनके पेपर है, ठीक है ना। अब आप दोनों की क्लासेस है, आपका नवंबर का कब अटेम्प्ट से है, है सर? उनके 30 तारीख से पेपर है। 30 तारीख को पेपर है ना उनका CSCT का। हाँ क्या? हाँ तो अब प्रिया तुम्हारी और सलोनी दोनों की क्लास रहा करेगी, ठीक है ना, नवंबर के लिए, नवंबर के लिए तैयारी होगी अच्छे ओके। से। हाँ, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड का मतलब होता है किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करने से पहले, रिमूव हटाने से पहले, रिमूव करने से पहले उसको सुनवाई का मौका देना, सुनवाई का मौका देना कि भाई उससे पूछा जाएगा कि बताओ आपको रिमूव क्यों ना किया जाए, आप अपनी बात रखो, उसको बोला जाता है, ठीक है ना, उसको सुनवाई का मौका देना, ठीक है। यस सर। दूसरा, a special notice shall be required of any resolution to remove a director under this section or to appoint somebody in place of a director so removed at a meeting at which is removed। मतलब किसी भी डायरेक्टर को, किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए, किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए या या किसी दूसरे डायरेक्टर को, किसी दूसरे डायरेक्टर को उसकी जगह पर, उसकी जगह पर अपॉइंट करने के लिए स्पेशल नोटिस की जरूरत होती है, स्पेशल नोटिस की जरूरत होती है। समझ आ गया? आपको स्पेशल नोटिस की जरूरत होगी, किसी भी डायरेक्टर को आप अपॉइंट करना चाहते हो, जिस किसकी जगह पे, किसी दूसरे डायरेक्टर की जगह पे जिस डायरेक्टर को आपने रिमूव कर लिया। मान लो दो डायरेक्टर थे, प्रिया एंड सलोनी, सलोनी, प्रिया को रिमूव कर दिया मान लो, और सलोनी को उसकी जगह पे अपॉइंट कर रहे हो। रिमूव करने के लिए या किसी दूसरे डायरेक्टर को इस जगह पे अपॉइंट करने के लिए आपको स्पेशल नोटिस की जरूरत होती है, स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। हाँ। नो सर। A vacancy created by the removal of director may if had been appointed by the company in the general meeting or by board, it
be filed by the appointment of other director in his place at the meeting at which he is removed. ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी डायरेक्टर को रिमूव किया गया और ऑफिस के अंदर, मतलब मान लो एक डायरेक्टर थी प्रिया को रिमूव कर दिया गया। अब प्रिया की पोस्ट में तो वैकेंसी आ जाएगी ना वहां पे। अब जब प्रिया को हटा दिया गया वहां वैकेंसी आ जाएगी ना, वैकेंसी आ जाएगी ना वहां पे कि भाई अब किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं। तो वही कहना चाह रहा है कि वैकेंसी क्रिएटेड बाय द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, वैकेंसी क्रिएटेड बाय द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर क्या होगा, मे if he had been appointed by the company in general meeting or by board be filed by the appointment of another director in his place at the meeting। उसको क्या किया जाएगा, उस वैकेंसी को फिल किया जाएगा by the appointment of another director, by the appointment of another director। भाई ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई वैकेंसी क्रिएट हुई है किसी डायरेक्टर को रिमूव करके, उस वैकेंसी को फिल किया जाएगा बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर डायरेक्टर। समझ आ गई? फिर उसकी जगह पे दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। और जिस डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है, कि जिस डायरेक्टर को दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है, शैल होल्ड ऑफिस, वो कब तक होल्ड करेगा। मान लो प्रिया को 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, 5 इयर्स के लिए अपॉइंट किया गया था प्रिया को, मान लो। अब 5 साल के लिए प्रिया को अपॉइंट किया गया, प्रिया ने बस 2 ही साल कंप्लीट किए और तीसरे साल के अंदर 3rd ईयर जैसे ही स्टार्ट हुआ, प्रिया को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है। अब प्रिया की जगह पे सलोनी को अपॉइंट कर दिया गया। ये कहना चाह रहा है कि भाई अब जो सलोनी को अपॉइंट किया है, तो सलोनी कितने साल के लिए अपॉइंट होगी, सलोनी कितने साल के लिए अपॉइंट होगी। मान लो इसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, बट 2 ही साल ये पूरे कर पाई, तो अगले 3 साल के लिए सलोनी को अपॉइंट किया जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ प्रिया, समझ आ गई? प्रिया चली जाती है यार, चलो ठीक है, समझ आ गई प्रिया? ठीक है, आगे बढ़े यहाँ तक। चलो मुझे एक चीज बताओ, अगर डायरेक्टर को रिमूव करना है तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। Special resolution. ऑर्डिनरी। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। डायरेक्टर को अब रिमूव करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देनी पड़ेगी। समझ आ गई? अगर डायरेक्टर के उसमें कोई वैकेंसी आती है तो दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है। और कितने टाइम तक वो ऑफिस होल्ड करेगा, जितने टाइम का रिमेनिंग पीरियड, बैलेंस पीरियड रहता है, उस बैलेंस पीरियड के लिए ही वो क्या करेगा, अपॉइंट होगा। मान लो अगर एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया था 5 साल के लिए, 2 साल तक काम करके उसने तीसरे साल में ऑफिस छोड़ दिया, तो अगले 3 सालों के लिए दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा रिमेनिंग पीरियड के लिए। यहाँ तक डाउट क्लियर? आगे बढ़े। हाँ सर। अब बात आते हैं मीटिंग ऑफ बोर्ड। मीटिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग की बात करता है। बोर्ड मीटिंग अब क्या है, बोर्ड जो है, कंपनी की मैनेजमेंट किसके हाथों में होती है, कंपनी की मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी का डे टू डे
बिजनेस देखना होता है, रोज का बिजनेस देखना होता है। देखना होता है। अब यहाँ पे क्या है भाई, कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए, कंपनी को, कंपनी का बिजनेस अच्छे से चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसीजन लेने पड़ते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन किसके थ्रू लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन बोर्ड मीटिंग के थ्रू लेता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन बोर्ड मीटिंग के थ्रू लेता है। जो भी डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लेना होगा, बोर्ड मीटिंग होगी उसके लिए, बोर्ड मीटिंग्स के थ्रू लेता है। समझ आ गई? समझ आ गई यहां तक? Yes, sir. हाँ। Meeting of board are significant in the light of running of the company more efficiently and effectively. किसी भी कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स का होना बहुत जरूरी है अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेट का मीनिंग होता है यहाँ पे एम्पावर करना, किसी को पावर देना। एम्पावर अ कंपनी टू होल्ड मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर इट इज प्रॉपर फंक्शन। एक कंपनी को मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग करवानी पड़ती है हर साल। कंपनी को एक मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग होती है जो करानी पड़ती है हर साल। कंपनी को कम से कम 4 मीटिंग करवानी पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। कंपनी को 4 मीटिंग मतलब बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ती है। समझ आ गई? Yes, sir. हाँ। Board meeting are crucial for the company's development as because of the reason that these formal meeting are held in the device policy, drive the management strategy and evaluate the experience of the stakeholder। मतलब कंपनी के बिजनेस के लिए, कंपनी के बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए बोर्ड मीटिंग का होना बहुत जरूरी है। कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए बोर्ड मीटिंग का होना बहुत जरूरी है। साल में कम से कम कितनी मीटिंग होनी चाहिए? साल में कम से कम कितनी 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए? 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग, जब कंपनी मान लो नई नई कंपनी बनी है, आगे लिखो, जब कंपनी नई बनती है और नई कंपनी बनने के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। उसको कब बोलते हैं? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। अब फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो होगी वो 30 दिन के अंदर अंदर होती है, 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। उसके बाद देयर आफ्टर देयर शैल बी मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर। हर साल 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप, ये कहना चाह रहा है कंपनी की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगी? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ incorporation of company। Opening of the company. incorporation of company। एंड एवरी ईयर कितनी मीटिंग होनी चाहिए?
एवरी ईयर कितनी मीटिंग होंगी? 4 मीटिंग। और 2 मीटिंग के बीच का गैप, द गैप बिटवीन दो बोर्ड मीटिंग कितना होना चाहिए? 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 120 दिन। और दो बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? मान लो अभी क्या है, अभी चल रहा है हमारा जुलाई। आज हमारी बोर्ड मीटिंग होती है, तो अगली बोर्ड मीटिंग कितने दिनों के अंदर अंदर हो जानी चाहिए? 120 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। क्लियर है? समझ आ गई बच्चों? हाँ सर। हाँ। लेकिन छोटी कंपनियां होती हैं, कुछ छोटी कंपनीज। अब आती है बात छोटी कंपनी की, जैसे 1 पर्सन कंपनी हो गई, स्मॉल कंपनी हो गई। ये छोटी कंपनी होती है, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी। इनकी कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिए हाफ कैलेंडर ईयर में, मतलब 6 मंथ्स के अंदर अंदर इनकी कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिए, यानी साल में 2 मीटिंग। कौन कौन सी कंपनी की लिखो? 4 1 पर्सन कंपनी ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। इन कंपनी के लिए साल में कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए और 6 महीने के अंदर एक मीटिंग होनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा है कि मिनिमम 2 मीटिंग इन अ ईयर एंड 1 मीटिंग इन हाफ ईयर। मतलब 6 महीनों में एक मीटिंग और साल में 2 मीटिंग इनकी कम से कम होनी चाहिए। और जो टाइम गैप होगा, जो गैप होगा 2 मीटिंग के बीच में, वो 90 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 90 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो जनवरी से लेके जून में एक मीटिंग कम से कम हो जानी चाहिए, और फिर जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में एक मीटिंग हो जानी चाहिए। समझ आ गई? क्लियर है? ये कौन सी कंपनी के लिए है? ये 1 पर्सन कंपनी हाँ के लिए सर। है, ये 1 पर्सन कंपनी के लिए है, स्मॉल कंपनी के लिए है, डोरमेंट कंपनी के लिए। इनके लिए कम से कम साल के अंदर 2 मीटिंग होनी चाहिए और 6 महीने में एक मीटिंग तो हो जानी चाहिए। अगली मीटिंग अगले 6 महीने में हो जानी चाहिए और 2 मीटिंग के बीच का गैप 90 दिन होना चाहिए। ये तो हो गई 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी। और बाकी कंपनी के लिए कम से कम साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 4 मीटिंग होनी चाहिए। क्लियर है? समझ आ गई बात यहाँ पे? कोई डाउट? नोट कर लिया? सर 90 डेज का क्या बताया? 90 डेज, जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि 2 मीटिंग के बीच में गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम उसी तरह से 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी और स्मॉल कंपनी के केस में भी भाई जो टाइम गैप होगा दोनों मीटिंग के बीच का, टाइम गैप इन 2 बोर्ड मीटिंग shall not be more than 90 डेज। 90 दिनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? हाँ। कोई डाउट? प्रिया? प्रिया है ही नहीं सर। अच्छा, वो चली गई फिर? बीच में आती है ये सर है। चलो मैसेज किया। ओके। डायरेक्टर में पार्टिसिपेट इन द मीटिंग आइदर इन पर्सन, मतलब डायरेक्टर किस तरह से मीटिंग कर सकते हैं? डायरेक्टर मीटिंग कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग किस तरह से हो सकती है? पर्सन भी हो सकती है भाई, अगर आप पर्सनली प्रेजेंट होके भी कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के भी थ्रू कर सकते हो, ऑडियो विजुअल मीन से भी कर सकते हो। तो आप किसी भी तरह से क्या कर सकते हो? मीटिंग कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस कॉल से कर सकते हो, या पर्सनली प्रेजेंट होके भी कर सकते हो। तो हो यहाँ पर चल सकते हो।
और मीटिंग के अंदर कम से कम कितने लोग होने चाहिए एक बोर्ड मीटिंग के अंदर। बोर्ड मीटिंग के अंदर लोगों का होना कि भाई जब ये पूछा जाए ना कि एक बोर्ड मीटिंग में कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, इसको बोला जाता है, लिखो, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर बोर्ड मीटिंग। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर बोर्ड मीटिंग, इसको बोला जाता है कोरम। इसको बोला जाता है कोरम। कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग, कोरम बोला जाता है इसको, कोरम। और बोर्ड मीटिंग के अंदर कम से कम कितने लोग होने चाहिए? बोर्ड मीटिंग के अंदर कम से कम होने चाहिए 2 डायरेक्टर। या तो 2 डायरेक्टर होने चाहिए, या तो 2 डायरेक्टर होने चाहिए, या फिर पूरे टोटल नंबर, जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है उनका 1/3 होना चाहिए। इनमें से विच एवर इज हाइयर होगा, ये डायरेक्टर होने चाहिए। मान लो कंपनी के अंदर 7 डायरेक्टर है, मान लो कंपनी के अंदर 7 डायरेक्टर है। अब कोरम क्या बनेगी? या तो 2 डायरेक्टर, या तो 2 डायरेक्टर, या फिर 1/3 ऑफ 7। 7 का 1/3 कितना बनेगा? 7 का 1/3 कितना बनेगा? निकालोगे? 7 का 7 डिवाइड बाय 3, तो ये बनता है 2.33। तो 2.33 तो मतलब कम से कम 2 होने चाहिए। समझ आ गई मेरी बात? अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर 9 हुए, कंपनी के अंदर 9 डायरेक्टर है, तो फिर कितना होगा? या तो 2 डायरेक्टर या फिर 1/3। 9 का 1/3 कितना बनेगा? 3। तो कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए मीटिंग के अंदर? 3 डायरेक्टर। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 होने चाहिए मीटिंग के अंदर। बोर्ड मीटिंग समझ आ गई बच्चों? बोर्ड मीटिंग के अंदर कोई डाउट किसी बच्चे का? No, sir. सलोनी और प्रिया, प्रिया को समझ No, आया? sir. ओके, हाँ प्रिया पूछो। ठीक है, बताता हूँ। भाई ये कहना चाह रहा है, बोर्ड मीटिंग की बात करना चाह रहा है। मैं बोर्ड मीटिंग एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन पूरा कर देता हूँ। बोर्ड मीटिंग, कंपनी की ना बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग करने के लिए ये क्यों जरूरी होती है बोर्ड मीटिंग? पहले तो पूछा जाता है कि क्यों होती है बोर्ड मीटिंग। कंपनी का डेली बिजनेस कौन देखते हैं? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उनको डेली डिसीजन लेना पड़ता है, और वो डिसीजन किसके थ्रू लेते हैं? बोर्ड मीटिंग के थ्रू लेते हैं। बोर्ड मीटिंग के थ्रू जो डायरेक्टर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। बोर्ड मीटिंग के थ्रू डायरेक्टर्स क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेते हैं। अब आते हैं भाई कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग। मान लो कंपनी नई बनी है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगी? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का बनना। और साल के अंदर कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए? मिनिमम बोर्ड मीटिंग इन अ ईयर कितनी होनी चाहिए कंपनी की? साल के अंदर कंपनी की मीटिंग कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए 2 चीज है। एक साइड आता है फॉर 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, और फिर आता है अदर कंपनीज, इन वाली को छोड़ के। अदर कंपनी के केस में साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए बताओगे? अदर कंपनी के केस में साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए बताओगे? सलोनी बताओगे?
स्मॉल कंपनी के अंदर क्या? अदर कंपनीज, अदर 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेट कंपनी की बात अभी मैं नहीं कर रहा, मैं अदर कंपनी की बात कर रहा हूँ। उनके लिए मीटिंग कितनी होनी चाहिए साल में? 4 मीटिंग्स ना? 4 मीटिंग होनी चाहिए। 4 मीटिंग साल के अंदर होनी चाहिए। और 2 मीटिंग के बीच में कितना गैप होना चाहिए? कितने दिन का गैप होना चाहिए 2 मीटिंग के बीच में? कम से कम कितने से ज्यादा नहीं होना 120 चाहिए? days. 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 120 days. यस, 120 डेज से ज्यादा टाइम गैप एक मीटिंग में नहीं होना चाहिए। अगर आज एक मीटिंग हो रही है, आज 23 तारीख, 24 तारीख सॉरी, आज 24 जुलाई है, तो 24 जुलाई को मीटिंग हुई, तो अगली बोर्ड मीटिंग आने वाले 120 दिन के अंदर होनी चाहिए। और 1 पर्सन स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी के लिए साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए कम से कम? बताओगे? 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी और स्मॉल कंपनी के लिए कम से कम साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 4. कितनी? 2. 2 मीटिंग। 2. 2 मीटिंग होनी चाहिए। और टाइम गैप दोनों मीटिंग के बीच में कितना होना चाहिए? 6 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए, अगली मीटिंग अगले 6 महीने में होगी। और जो दोनों मीटिंग के बीच का गैप है टाइम, वो कितना नहीं होना चाहिए, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई? 90 दिन कम से कम मिनिमम टाइम गैप होना चाहिए, वो 90 दिन होना चाहिए। 90 दिन, 90 डेज। क्लियर है? समझ आ गई बच्चों? क्लियर है यहाँ पे? अब बात करते हैं कि भाई जो बोर्ड मीटिंग है वो कैसे कैसे हो सकती है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है, मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है, कॉन्फ्रेंस कॉल से भी हो सकती है, या फिर पर्सनली फिजिकल भी हो सकती है, लाइव भी हो सकती है। जैसे हमारी क्लासें होती हैं, लाइव क्लास हो गई, फिजिकल क्लास हो गई, ऑनलाइन हो गया, तो ऐसे ही मोड मीटिंग भी हो गया पर चल सकती है। समझ आ गई मेरी बात? अब क्या होता है कि अब क्वेश्चन आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की जरूरत होती है मीटिंग करने के लिए। अगर कंपनी लॉ के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर टू कंडक्ट अ मीटिंग को बोला जाता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू कंडक्ट द मीटिंग, इसको बोला जाता है कोरम। क्या बोला जाता है इसको? कोरम। कोरम। अब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए? या तो 2 डायरेक्टर होने चाहिए मीटिंग के अंदर, या फिर टोटल डायरेक्टर का 1/3। टोटल डायरेक्टर का 1/3 कितना होता है? 30%। टोटल डायरेक्टर का 1/3। अब 1/3 जो होता है, मान लो कंपनी के अंदर टोटल डायरेक्टर 9 है, 9 है, तो कोरम कैसे होगी? या तो दो डायरेक्टर, या फिर 30% यानी 1/3 ऑफ 9, तो ये बनेगा 2 डायरेक्टर, या फिर 1/3, 9 का 30% कितना बनेगा? 3। विच एवर इज हायर, इनमें से हायर कौन सा है? 3। तो कितने कोरम कितनी बनेगी? 3 बनेगी। 3 डायरेक्टर बनेगी कोरम की, मतलब कम से कम 3 डायरेक्टर तो मीटिंग के अंदर होने चाहिए, तभी मीटिंग हो सकती है, अदरवाइज मीटिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात बच्चों? समझ आ गई मेरी बात? प्रिया, समझ आया कंसेप्ट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। चलो चलो चलो, बहुत सही। आगे बढ़ सकते हैं हम। जैसे अब हमने बात की थी बोर्ड मीटिंग की, अब बोर्ड मीटिंग की बात की, ऐसे ही मीटिंग होती है शेयर होल्डर की। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? कंपनी के मालिक शेयरहोल्डर्स। शेयर होल्डर होते हैं। कंपनी के मालिक शेयर होल्डर होते हैं। मालिकों की भी मीटिंग होती है, उसको बोला जाता है जर्नल मीटिंग। शेयर होल्डर की मीटिंग को
शेयर होल्डर्स की मीटिंग को बोला जाता है जर्नल मीटिंग बोला जाता है। जर्नल मीटिंग, शेयर होल्डर की मीटिंग को जर्नल मीटिंग बोला जाता है। दो तरह की मीटिंग होती है, एक होती है साल में एक बार होती है एनुअल जर्नल मीटिंग। साल में एक बार शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, उसको बोला जाता है एनुअल जर्नल मीटिंग, एजीएम। और कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में मीटिंग होती है, कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में मीटिंग होती है, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, ईजीएम बोला जाता है उसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, ईजीएम। समझ आ गई? शेयर होल्डर की मीटिंग को क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर की मीटिंग को क्या बोला जाता है? जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है, एक होती है एनुअल जर्नल मीटिंग, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, ईजीएम एजीएम। क्लियर है? समझ आ गई? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। A meeting may be generally defined as a gathering or assembling or getting together of a number of persons for transacting any lawful business. मीटिंग क्या होती है? मीटिंग का मीनिंग क्या होता है? मीटिंग, मीटिंग का मीनिंग होता है लोगों का इकट्ठा होना, गेटिंग टुगेदर, गेटिंग टुगेदर, लोगों का गेट टुगेदर होना, लोगों का इकट्ठा होना, फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी बिजनेस, किसी बिजनेस को करने के लिए। अब अगर आपसे कोई पूछे मीटिंग क्या होती है, मीटिंग आप बताओगे इट इज अ गेट टुगेदर ऑफ पर्सन टू ट्रांजैक्टिंग एनी मीटिंग। लिख लो, ओएमआर में आपसे पूछ सकते हैं गेट टुगेदर, गेटिंग टुगेदर, गेटिंग टुगेदर द नंबर ऑफ पर्सन टू ट्रांजैक्ट। ट्रांजैक्ट का मीनिंग होता है किसी बिजनेस के मुद्दे को डिस्कस करना। ट्रांजैक्ट का मतलब होता है, ट्रांजैक्टिंग का मतलब होता है किसी, ट्रांजैक्टिंग यानी लॉफुल बिजनेस का मतलब होता है किसी लॉफुल बिजनेस के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए लोगों का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? मीटिंग कहलाता है। समझ आ गई? मीटिंग का मीनिंग समझ आ गया? मीटिंग का मीनिंग यहां पे है, हिंदी में भी लिख लो, किसी बिजनेस के मुद्दे को, किसी बिजनेस के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए, किसी बिजनेस के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए लोगों का इकट्ठा होना, लोगों का इकट्ठा होना मीटिंग कहलाता है, मीटिंग कहलाता है। समझ आ गई? क्लियर है? प्रिया और सलोनी, क्लियर है आप दोनों को? यस सर। चलो, हाँ सर। सलोनी, रत्नागिरी से आम कब भेज रही हो तुम? क्या चाहिए? रत्नागिरी से आम कब भेज रही हो? आम का सीजन तो गया सर, रत्नागिरी अब के तो फिश है मार्केट में बहुत सारे। क्या है? फिश? फिश। अच्छा, रत्नागिरी के आम फेमस होते हैं ना हाँ, काफी। रत्नागिरी के तो
हाँ, कैश्यू नट्स, सब फेमस है यहाँ पे, अच्छा, फिश। चलो सही है, आगे बढ़े। मीटिंग को करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। मीटिंग को करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। अब जैसे शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर मीटिंग नहीं कर सकता, एक शेयर होल्डर मीटिंग नहीं कर सकता। However, in certain exceptional circumstances, even one person may constitute a meeting. लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस होती हैं, कुछ एक्सेप्शन होती हैं, बट कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शनल केस है जहां पर एक पर्सन भी क्या कर सकता है, मीटिंग कर सकता है। एक पर्सन भी, जहां पर एक पर्सन भी मीटिंग कर सकता है। वैसे मीटिंग करने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है? वैसे मीटिंग करने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है? 2 लोगों की जरूरत होती है। बट कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां पर क्या हो सकता है, एक पर्सन भी क्या कर सकता है, मीटिंग करके यहां पर चल सकता है। समझ आ गई? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी हाँ का सर। डाउट यहां तक? प्रिया, एनी डाउट? नाइस। ओके, तुम खुश हो प्रिया? हाँ सर। सुनने में आया तुम मुंबई में मजे कर रही हो काफी सारे। नाइस। तुम मुंबई में एंजॉय करती हो बहुत ज्यादा, सुनने में आया। नाइस। हाँ, तो भी करते हैं। हाँ, तो किया करो ना मजे, घूमने फिरने जाया करो। पढ़ना भी, कहाँ जाएगा, कहाँ जाते हो? पढ़ना भी है, बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। शेयर होल्डर की मीटिंग का आगे बात करते हैं, आगे शेयर होल्डर की मीटिंग करते हैं। अब कंपनीज एक्ट में शेयर होल्डर की मीटिंग के बारे में क्या लिखा गया है? कंपनीज एक्ट के अंदर शेयर होल्डर की मीटिंग की बात करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट के अंदर लिखो, कंपनीज एक्ट के अंदर शेयर होल्डर की मीटिंग को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मैंने बताया अभी, कंपनीज एक्ट के अंदर शेयर होल्डर की मीटिंग्स को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग, कंपनीज एक्ट के अंदर शेयर होल्डर की मीटिंग को जर्नल मीटिंग बोला जाता है। जर्नल मीटिंग, अ जर्नल मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी। मेंबर का मतलब शेयर होल्डर। एक जर्नल मीटिंग जो होती है वो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है। द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ कंपनी आर वेस्ट इन द मेंबर एंड डायरेक्टर, they exercise their respective power through resolution passed by them. General meeting of member provide a platform to express their will in regard to the management of affair of company. मतलब क्या होता है कि जो पावर्स होती हैं कंपनी की वो डिवाइड है, कंपनी की पावर जो है डिवाइड है। किसके किसके हाथों में है कंपनी की पावर? मेंबर्स के हाथों में है और
डायरेक्टर्स के हाथों में। और डायरेक्टर्स और मेंबर जो भी डिसीजन लेते हैं, डायरेक्टर किसके थ्रू डिसीजन लेते हैं? कौन सी मीटिंग होती है डायरेक्टर की, बताओगे? डायरेक्टर की मीटिंग का क्या नाम होता है? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग। और शेयर होल्डर की मीटिंग का नाम क्या होता है? मेंबर्स की मीटिंग का नाम क्या होता है? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग। अब ये दोनों अपने अपनी मीटिंग करके क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं, अलग अलग अपने लिए डिसीजन लेते हैं। जर्नल मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो किसको मानना पड़ता है? वो डायरेक्टर्स को मानना पड़ता है। डायरेक्टर्स को मानना पड़ता है। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ सर। जर्नल मीटिंग क्या है? जर्नल मीटिंग शेयर होल्डर के डिसीजन लेने का एक प्लेटफॉर्म है। लिखो, जर्नल मीटिंग शेयर होल्डर्स के लिए शेयर होल्डर्स के लिए डिसीजन लेने का एक प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है। समझ आ गई बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? जर्नल मीटिंग of member provide a platform to express their will in regard to the management of the company। यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे का? सलोनी, प्रिया, आपका किसी का डाउट यहाँ तक? नो सर। अच्छा, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ, अब बात आती है एनुअल जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग मैंने आपको बताया दो तरह की होती है। एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब पहले बात करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग की। Annual general meeting is important annual event where member get an opportunity to discuss the activity of the company। Annual general meeting क्या होती है? Annually होती है, yearly होती है, ये साल में एक बार होती है। ये साल में एक बार कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होना मैंडेटरी है। साल में एक जनरल मीटिंग, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होना मैंडेटरी है, जहां पर शेयर होल्डर क्या करते हैं? कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। शेयर होल्डर क्या करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में? एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी ने क्या बिजनेस किया, कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ, इन सब के बारे में डिस्कशन किया जाता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? कन्वेनिंग ऑफ वन सच मीटिंग एवरी ईयर कंपलसरी, मतलब साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग करना कंपलसरी है। एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग एक कैलेंडर ईयर के अंदर होनी चाहिए। Subsequent annual general meeting of the company should be held within 6 months from the date of closing of the relevant financial year। भाई जनरल मीटिंग कब होगी? साल में एक जनरल मीटिंग होनी चाहिए। पहले तो लिखो, in every year at least one AGM shall be conduct। साल में एक AGM होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। और कब होनी चाहिए?
जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, मान लो 31 मार्च 2023 को कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसके 6 महीने के अंदर अंदर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए। मान लो जो ये फाइनेंशियल ईयर था 2022-23, इस ईयर की एनुअल जनरल मीटिंग मुझे कोई बताएगा कि कब तक हो जानी चाहिए? लास्ट डेट क्या होगी एनुअल जनरल मीटिंग होने की? 6 महीने मतलब 31 मार्च खत्म होने के 6 महीने, उसके अगले 6 महीने के अंदर अंदर एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही 6 महीने के अंदर अंदर क्या होना चाहिए? मीटिंग होनी चाहिए। तो 6 महीने कब खत्म होंगे? कौन सी डेट होगी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग, कौन सी डेट पे खत्म होगी? कोई मुझे बताएगा भाई कब तक हो जानी चाहिए कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग? समझ आई? समझ आई मैं क्या कहना चाहूँ? पहले क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सलोनी और प्रिया, क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? हाँ सर। नहीं। क्वेश्चन समझ नहीं आया? मैं कह रहा हूँ, देखो ये बोल रहा है, अच्छा साल में एक मीटिंग, एक एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग होना कंपलसरी है, ये तो समझ आ गया? हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ आया कि भाई फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने के अंदर, फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है? फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? एक फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, पहले ये बताओगे? फाइनेंशियल ईयर 1 स्टार्ट अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। 2023 में मान लो 31 मार्च को, 31 मार्च 2023 में फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था। ये 22-23 वाले फाइनेंशियल ईयर की जो एजीएम है 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ 31 मार्च 2023, मतलब 31 मार्च 2023 के खत्म होने के आने वाले, मतलब जब एंड हुआ फाइनेंशियल ईयर, उस वहां से लेके आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर एजीएम हो जानी चाहिए। तो लास्ट डेट एजीएम की क्या होगी? मैं आपसे लास्ट डेट ऑफ एजीएम पूछ रहा हूं, क्या होगी बताओगे? क्या होगी? और जिसने बता दिया, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई वो बच्चा ब्रिलियंट है और वो बच्चा डेफिनेटली, वाह वाह वाह। पहले ये बताओ मुझे, आपने बताया तो सही है, ये भी ध्यान रखो, ये भी ध्यान रखो कि प्रिया ने बोला 31 सितंबर, प्रिया ने सितंबर तो सही बोला, लेकिन सितंबर के अंदर कितने दिन होते हैं? हाँ भाई सलोनी, सितंबर के अंदर कितने दिन होते हैं? जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं? 31। और फरवरी के अंदर? 28। मार्च? 31। अप्रैल? सितंबर के अंदर 30 डेज। तो सितंबर के अंदर होते हैं, क्योंकि अगस्त के अंदर कितने होते हैं? 31, 31 अगस्त, तो 30 सितंबर होता है, 30 सितंबर। तो प्रिया ने अच्छा बताया, बट उसका जो लास्ट डेट होगा, क्योंकि कितना होगा, 30 सितंबर हो गया, पर चलेगा 30 सितंबर। समझ आ गई? क्लियर है? 30 यस यस सितंबर सर। विदा, सब 30 सितंबर विदा लास्ट डेट होती है कि आपकी इस डेट से पहले पहले एजीएम हो जानी चाहिए। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ड्यू डेट क्या है 22-23 की जो फाइनेंशियल ईयर है, कंपनी की एजीएम इस फाइनेंशियल ईयर में कब तक हो जानी चाहिए? 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए। समझ आ गई? क्लियर है? आई बच्चों समझ?
Yes, sir. चलो आगे बढ़ सकते हैं आप। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इकोनॉमिक्स की लेक्चर कब से स्टार्ट हो गई अब हमारी? इकोनॉमिक्स का लेक्चर मैं कल से लूंगा आपका स्टार्ट, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स वाला लेक्चर आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि अभी उनके उनकी अभी खत्म हो चुका है, अब मेरा फोकस आप लोगों पे ही रहेगा, तो आपकी प्रिपरेशन होगी अब पूरी अच्छे से, ठीक है। हाँ सर। हाँ, ये कहना चाह रहा है आई द थिंक कल गैप। मैं लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पाऊंगी। कल हम्म। कोई नहीं, प्रिया तो करेगी ना, प्रिया तुम तो करोगी ना। हाँ सर। चलो कोई नहीं प्रिया, हम दोनों ही लेक्चर करेंगे, सलोनी को रिकॉर्डिंग दे देंगे, ठीक है। हाँ। हाँ। उसके बाद क्या है, जो टाइम गैप होना चाहिए, लिख लो, द टाइम गैप बिटवीन टू एजीएम शैल बी, कितना होना चाहिए, 15 मंथ, 15 मंथ्स, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम गैप दो एजीएम के बीच में कितना होना चाहिए, 15 महीने होना चाहिए, 15 मंथ्स, 15 मंथ्स। क्लियर है, समझ आ गई। आज एक एजीएम हुई तो अगली एजीएम 15 महीनों के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, समझ आ गई। यहां तक क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई डाउट आप लोगों का, किसी तरह का कोई शंका, नो सर। किसी तरह का कोई दुविधा। खुश हो तुम लोग, एंजॉय कर रहे हो लाइफ, कैसा लग रहा है सलोनी कॉलेज में जाके तुम्हें। अच्छी चल रही है डेज तो कॉलेज के। अच्छा लग रहा है कॉलेज में जाके। हाँ पर लेक्चर्स एक होता है एक नहीं, ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। अब बात करते हैं, कंपनी जब एनुअल जनरल मीटिंग करेगी अपनी, तो कब होगी वो एनुअल जनरल मीटिंग, किस टाइम पे होती है। एन एनुअल जनरल मीटिंग कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर के अंदर, जो वर्किंग आवर होता है, जो ऑफिशियल आवर्स होता है, 9 से लेके 6 बजे के बीच का जो टाइम होता है, इस टाइम के बीच में कंपनी की एजीएम होगी। किसी भी टाइम, ऑन एनी डे, किसी भी दिन एजीएम बुलाई जा सकती है, सिर्फ नेशनल हॉलीडे को छोड़ के। कंपनी की एजीएम किसी भी दिन हो सकती है, किसी भी दिन हो सकती है, सिर्फ सिर्फ नेशनल हॉलीडे को छोड़ के, नेशनल हॉलीडे को छोड़ के। तो कंपनी की एजिंग किसी भी दिन हो सकती है, बस उस दिन नहीं हो सकती जिस दिन नेशनल हॉलीडे हो, जैसे 15 अगस्त हो गया, जैसे रिपब्लिक डे हो गया, गांधी जयंती हो गई, इन दिनों को छोड़ के बाकी दिनों पे आपकी क्या हो सकती है, एजीएम हो सकती है। और एजीएम किस टाइम कंपनी अगर करना चाहे एजीएम, तो किस टाइम हो सकती है, सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे के बीच में किसी भी दिन होकर आपका चल सकती है। समझ आ गई, क्लियर है। It should be held either at registered office of the company or at any some other place within the city, town, village in which the registered office of the company is situated. आपकी कंपनी की जो मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है, वो या तो आपके कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे हो सकती है, या फिर किसी भी होटल में, किसी भी टाउन में, किसी भी सिटी में, किसी भी गांव में, जिस एरिया के अंदर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस एरिया के किसी भी सिटी, टाउन, विलेज के अंदर आपका क्या हो सकता है, एनुअल जनरल मीटिंग होकर यहाँ पर चल सकती है। However, annual general meeting of unlisted company may be held
at any place in India if consent is given in writing. अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है अगर आपने शेयर होल्डर से रिटर्न में कंसेंट ली है। समझ आ गई? समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अच्छा, टाइमिंग क्या होगा मीटिंग का? 9 to 6 9 to 6 कभी भी हो के बीच सकता में कभी भी। है ना? क्या कंपनी की मीटिंग नेशनल हॉलिडे पे हो सकती है? कंपनी की एजीएम नेशनल हॉलिडे पे हो सकती है? कंपनी नहीं, की एजीएम नेशनल हॉलिडे पे नहीं होती, ना कि कभी हो सकती है। कंपनी किस जगह पे कर सकती है अपनी एजीएम? प्लेस क्या होगा? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा या फिर कोई सिटी टाउन विलेज होगा जहाँ पे कंपनी का क्या है, रजिस्टर्ड उस सिटी के किसी भी एरिया में हो सकता है। मान लो रत्नागिरी के अंदर कंपनी का ऑफिस है, तो रत्नागिरी के या तो रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे उनका ऑफिस है कंपनी का रत्नागिरी में वही होगी, या रत्नागिरी में किसी भी गांव के, रत्नागिरी का जो कोई गांव है वहां पे, रत्नागिरी में कोई होटल है वहां पे भी होते हैं पर चल सकते हैं मीटिंग। समझ आ गई? बट जो अनलिस्टेड कंपनी होती यस है, सर। अनलिस्टेड कंपनी की मीटिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है। रत्नागिरी, मुंबई, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कहीं पे भी मीटिंग को क्या पर चल सकती है। तो ये आप याद करना अच्छे से। क्लियर है? समझ आ गया यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई शंका किसी बच्चे की? समझ आ गया एनुअल जनरल मीटिंग का कंसेप्ट? यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं हम या नहीं बढ़ सकते? कैन वी गो अहेड? हम चल सकते हैं आगे? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 102 subsection 2 clause, in case of annual general meeting all business to be transaction there at shall be deemed special other than, मतलब जनरल मीटिंग के अंदर दो तरह के बिजनेस होते हैं। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल मीटिंग के अंदर दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है स्पेशल बिजनेस। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस कौन कौन से होते हैं? ये चार बिजनेस जो होते हैं ये ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। पहला, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला बिजनेस कौन सा होता है? कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहला बिजनेस ये होता है। दूसरा बिजनेस होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर इन मुद्दों से रिलेटेड कोई भी मीटिंग हो रही है तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। तीसरा बिजनेस है द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दूज रिटायरिंग। भाई जो डायरेक्टर रिटायर हुए हैं उनकी जगह पर किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है, तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए जनरल मीटिंग के अंदर कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। अगर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो किसकी? ऑडिटर की, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अगर आप फिक्स कर रहे हो सैलरी ऑफ अपॉइंट ऑडिटर, तो इन सभी चीज को लेके कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन सा रेजोल्यूशन होता है? सलोनी बताओगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन सा रेजोल्यूशन होता है? अभी मैंने बताया था आपको, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन सा रेजोल्यूशन होता है? अगर वोट इन फेवर कितने हो,
हाँ सलोनी, अगर वोट इन फेवर कितने हो, कितने से ज्यादा हो, उसको ऑर्डिनरी बिजनेस बोला जाता है। 4 चीजों के लिए जनरल मीटिंग जो होती है उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, और बाकी सारे इन 4 को छोड़ के जितने भी बिजनेस होते हैं उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। तो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। ये 4 कौन से बिजनेस हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। और इनको इनसे अलग जितने भी बिजनेस होते हैं वो कौन से बिजनेस है? स्पेशल बिजनेस। अब एक बार दोबारा से नोट कर लो, मैं एक और बार दोबारा से लिखवा देता हूँ, प्रिया आप भी नोट कर लो क्योंकि आपने लेट थोड़ा ज्वाइन की थी क्लास, मैंने बता दिया था तब तक। 4 तरह के बिजनेस होते हैं, 2 तरह के बिजनेस, 3 तरह के बिजनेस होते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन, तीसरा होता है यूनानिमस रेजोल्यूशन। यूनानिमस रेजोल्यूशन, UNANIMOUS, यूनानिमस रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होगा? अगर मीटिंग में 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा वोट जो है फेवर में आ जाए। वोट क्या हो? फेवर में। वोट इन फेवर कितना होना चाहिए? 50% से ज्यादा। स्पेशल रेजोल्यूशन में वोट इन फेवर कितना होना चाहिए? 75% या उससे ज्यादा। और यूनानिमस रेजोल्यूशन में वोट इन फेवर होना चाहिए 100%। समझ आ गई? यहां तक क्लियर है ना? समझ आ गई? मान लो अभी ये होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, इसके लिए OR पास होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। अगर कोई कंपनी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कर रही है तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करेगी? हाँ जी बच्चों, कोई कंपनी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कर रही है तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करेगी? बताओगे? ये 4 बिजनेस जो होते हैं ना, ये होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी, तो कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? बोलो सलोनी, प्रिया। यस सर। हाँ बोलो कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? समझा ही नहीं। कौन सर सा? मेरे को नहीं समझा, अच्छा तो तुम बताओ नहीं मुझे। समझा। सलोनी तुम्हें समझ आया? सर ऑर्डिनरी हो सकता है शायद। शायद नहीं, ऑर्डिनरी ही होगा। मीटिंग के अंदर मुद्दे, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मुद्दे होते हैं, मुद्दे। ये 4 मुद्दे जो होते हैं इनको बोला जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस। अब मीटिंग जब होती है ना, अब मीटिंग जब होती है, मीटिंग में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं भाई? जो मेजोरिटी डिसाइड करती है वैसे ही लिए जाते हैं ना मीटिंग के अंदर डिसीजन। मान लो आपके घर में आप लोग बैठे हुए हो, आपके मम्मी पापा बच्चे सब बैठे हुए हैं, भाई बहन सब बैठे हुए हैं, आप कुछ सोच रहे हो